तो प्लीज कल की भी रिकॉर्डिंग भेजना ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाँ नहीं अपलोड करता हूँ, वो मेरे को क्या है ना उसको कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, वो मैं लगा देता हूँ और फिर आपको भेजता हूँ। हाँ, तो second is financing decisions. Financing decision is, this decision is about the quantum of finance to be raised. The quantum of finance to be raised from various लॉन्ग टर्म सोर्सेज। शॉर्ट टर्म सोर्सेज आर स्टडीड अंडर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो आप आगे इस चैप्टर में आखिरी पार्ट अपन लोग पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का। अभी अपन लोग सारे लॉन्ग टर्म डिसीजंस का पढ़ रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस अवेलेबल सोर्सेज। अपन ने लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ा था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, तो उसमें बहुत सारे सोर्सेज थे ना, तो ये उन्हीं सोर्सेज की बात कर रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो पैसा आप रेज करने वाले हो वो पैसा आप कौन से सोर्सेज से किस किस प्रोपोर्शन में रेज करोगे। द शेयर होल्डर्स फंड रेफर्स टू इक्विटी capital and retained earnings. Borrowed funds refers to finance raised through debentures or any other form of debt. The firm has to decide the proportion of funds to be raised from either sources based on their basic characteristics. ठीक है, तो आप हर एक टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे। अगर आप रिटेन्ड अर्निंग्स और इक्विटी बेस्ड जा रहे हो तो आपको क्या होता है, आपको लोन देने का जो लोन के जो इंटरेस्ट चुकाने का कॉस्ट है वो कॉस्ट बच जाता है। लेकिन आप एक डिसएडवांटेज होता है कि आपको जो इंटरेस्ट का जो टैक्स बेनिफिट होता है 30% वाला, वो आपको नहीं मिल पाता। वो आपको कब मिलता है, जब आप डिबेंचर्स से लोन देते हो। और कई बार शेयर होल्डर्स फंड इतना होता भी नहीं, तो आपको चेक करना पड़ता है कि कौन सा फंड आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा आपको नहीं लेना चाहिए। और उसके अलावा क्या होता है, हर फंड को रेज करने के लिए कॉस्ट होती है, उसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोलती है। देखो यहाँ पे आप देखेंगे द फंड रेजिंग एक्सरसाइज also cost something. This is called as flotation cost. So flotation cost कैसे होता है, आप जो लोग जब लोन लेते हो तो आपने एक वर्ड सुना होगा प्रोसेसिंग फीस, सुना है? नहीं सर। प्रोसेसिंग फीस होती है। प्रोसेसिंग फीस में क्या होता है, वो कुछ जितना भी लोन होता है उसका एक हिस्सा आपके प्रोसेसिंग फीस, भाई बैंक को जितनी मेहनत लग रही है अपना लोन आपके लिए जो कुछ अरेंज करा उसके लिए बैंक को अपनी जेब से भी कुछ लगाना पड़ रहा है, तो अगर वो इंटरेस्ट में इंक्लूड कर लेगी तो बैंक का नुकसान हो जाएगा। तो ओवर एंड अबाउट दैट वो लोग समझ लो एक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं होती लेकिन कुछ फीस होती है, वो कुछ चार्ज करते हैं, उसको प्रोसेसिंग फीस बोलते हैं। और छोटे मोटे बाकी कॉस्ट होते हैं, उसको अपन फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। यदि आप इक्विटी बेस्ड जा रहे हो, अगर आप इक्विटी बेस्ड जा रहे हो तो फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब क्या होगा, सपोज आपने आईपीओ लिया, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ लिया आपने, शेयर्स आपने कंपनी, तो आपको काफी सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं उस टाइम पे, सेबी में देना पड़ेगा, इसको देना पड़ता है, उसको देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो वो सारी कॉस्ट भी होती है ना, वो भी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। तो जब आप फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हो तो आपको सिर्फ बेसिक कॉस्ट को नहीं पकड़ना है, आपको पूरी टोटल कॉस्ट को पकड़ना है। टोटल कॉस्ट मतलब क्या हो गया, आपकी बेसिक कॉस्ट प्लस आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अब अपन देखेंगे कि फाइनेंसिंग डिसीजन लेते टाइम आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कौन से फैक्टर्स है जो आपके फाइनेंसिंग डिसीजंस में इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबसे पहला कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स टू डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट। अ प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजर वुड नॉर्मली ऑप्ट फॉर द सोर्स व्हिच इज चीपेस्ट। ठीक है, सपोज आप डेट और इक्विटी में से आपने डिसाइड कर लिया कि आपको डेट बेस्ड जाना है, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको लोन बेस्ड जाना है, डेट बेस्ड जाना है। और लोन बेस्ड जाना है तो आपको 4 सोर्स दिख रहे हैं, एक 5.5% दे रहा है, एक 6.5% दे रहा है, एक 6% दे रहा है, 4% दे रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा सोर्स उठाना है फंड्स के लिए जो सबसे चीपेस्ट हो। तो सबसे पहला फैक्टर होता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन को जो चेंज करने वाला है, इन्फ्लुएंस करने वाला होता है, वो होता है आपका कॉस्ट। जो सबसे सस्ता मोड ऑफ फाइनेंस रहेगा, जिसका कॉस्ट, जिसका खर्चा सबसे कम रहेगा, आप वो वाले मोड ऑफ फाइनेंस को आप चूज करोगे। दूसरा, रिस्क। द रिस्क एसोसिएटेड विद ईच ऑफ द सोर्सेज डिफरेंट। अगर आप इक्विटी बेस्ड जा रहे हो तो आपके पास कोई रिस्क नहीं है। अगर आप इक्विटी बेस्ड जा रहे हो, आपका लॉस हो गया तो कुछ नहीं होता, शेयर होल्डर्स को नुकसान होता है, ओनर्स को नुकसान होता है, ऐसा इसमें कोई बड़ा वो नहीं है। लेकिन अगर आप डेट बेस्ड जा रहे हो और आपको नुकसान हो रहा है तो आपको फिर भी अपना लॉस हो या कुछ भी हो, आपको डेट वालों को, लोन वालों को पैसा चुकाना ही पड़ेगा, है ना, लोन वालों को आपको पैसा चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए रिस्क इक्विटी में कम है, डेट में ज्यादा है।
ठीक है, तो आपको ये देखना है कि भाई अपना प्रोजेक्ट अगर बहुत ज्यादा रिस्की है तो मेरे को डेट बेस्ड नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तो मेरी डेफिनेट कॉस्ट है, वो तो मेरी होगी। अगर आपका प्रोजेक्ट थोड़ा कम रिस्की है तो आप डेट बेस्ड जा सकते हो। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। जितना ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब जितना ज्यादा उस सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा रेज करने का जितना ज्यादा कॉस्ट रहता है उतना ही वो अट्रैक्टिव रहेगा। तो आप जब ये कॉस्ट देखते हो ना, ये वाला कॉस्ट जो देखते हो, जो पॉइंट ए वाला कॉस्ट है, तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है, आपको ये प्लस ये देखना है, ये प्लस ये पॉइंट ए प्लस पॉइंट सी आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। और आपको फिर कंपेयर करना चाहिए कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस से लेना है, कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस से नहीं लेना है। दूसरा, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। कैश फ्लो पोजीशन मतलब क्या हो गया कि भाई आपके पास कितना जल्दी पैसा आता है चुकाने के लिए। अगर बच्चों आप डेट बेस्ड जा रहे हो, आपने लोन लिया है, तो आपको हर एक फ्रीक्वेंसी में आपको रीपे करना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू इंश्योर कि मेरे पास हमेशा उतनी कैश रहे। तो यदि आपका प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें पैसा अभी लगेगा लेकिन आपको रिटर्न्स 1-2 साल बाद मिलेगा, तो इज इट फीजिबल कि आप लोन बेस्ड जाओ? नहीं। क्यों? क्योंकि लोन बेस्ड यदि आप जाओगे तो आपको फटाफट पैसे चुकाने पड़ेंगे, हर फ्रीक्वेंसी में पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, इक्विटी बेस्ड जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका कैश फ्लो ऐसा है कि बहुत फ्रीक्वेंट है, आप इजीली लोन चुका सकते हो, तो यू कैन गो फॉर लोन फंड्स। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Next is fixed operating cost. If a business has high fixed operating cost, it must reduce fixed financing cost. Hence, lower debt financing is better. Similarly, fixed operating cost is less, more debt financing may be preferred. अब fixed operating cost मतलब क्या हो गया बच्चों, आपके बिजनेस में ऑपरेट करने वाले कुछ कॉस्ट होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, वो तो लगेंगे ही लगेंगे। सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिल्डिंग का रेंट आप प्रोडक्शन नहीं भी करोगे तो आपको देना ही है। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, फिक्स्ड वाले ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो आपको लोन बेस्ड नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जितना भी लोन लोगे आपको रिटर्न जो भी मिलेगा वो आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में खत्म हो जाएगा, तो लोन की किस्त चुकाने के लिए शायद आपके पास ज्यादा पैसा नहीं बचे। तो अगर आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो आपको इक्विटी बेस्ड जाना चाहिए। अगर आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो आप डेट बेस्ड जा सकते हो। समझ में आया? दीक्षा, पीयूष, देवांश, शिवम, महक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, Yes, sir. कंसिडरेशन। अगर आपने क्या किया, इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए और फाइनेंस आप इक्विटी शेयर्स के थ्रू कर रहे हो, तो क्या होगा, अगर आप इक्विटी शेयर्स के थ्रू फाइनेंस कर रहे हो तो क्या होएगा, आपको एक डाइल्यूट हो जाएगा कंट्रोल। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे, तो जो पुराने शेयर होल्डर्स है उनका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, उनके पास ज्यादा कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप लोन देते हो तो लोन देने से किसी के पास कंट्रोलिंग पावर आता है क्या? अगर मैं आपको लोन दे रहा हूं तो क्या मैं आपकी कंपनी का मालिक बन जाऊंगा क्या? दीक्षा, No. लोन देने से No, कोई sir. मालिक बनता है? बोलो बच्चों, लोन देने से क्या No, कोई sir. मालिक बनता है? नहीं बनता। लोन देने से कोई मालिक नहीं बनता। तो क्या हो गया, अगर मैं लोन दूंगा किसी को या किसी से लोन लूंगा तो क्या मेरे शेयर्स उसके पास कंट्रोल आएगा? उसके पास नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने शेयर्स किसी को दे दिए मेरी कंपनी के, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का कंट्रोल डाइल्यूट होगा कि नहीं होगा? समझा क्या? होगा। देवांश, समझाओ मुझे कैसे कंट्रोल डाइल्यूट होगा? देवांश, Yes, sir. अगर इक्विटी शेयर्स दूंगा तो मैं कंट्रोल डाइल्यूट Yes, कैसे? sir. Because they have a right in the सर नहीं, मेरे को नहीं money. समझा। चलो मैं समझाता हूँ। सब लोग सुन रहे हैं? आवाज सबको आ रही है? एक बार हाँ बोलेंगे? Yes. चलो, Yes, sir. सपोज करते हैं कि एक कंपनी है, उसमें 4 शेयर होल्डर है, महक, देवांश, शिवम और पीयूष। महक, देवांश, शिवम और पीयूष 4 शेयर होल्डर है कंपनी में। ठीक है, तो 4 शेयर होल्डर है, 100 शेयर्स है, सबके पास कितने कितने शेयर्स है? 25 शेयर्स है, राइट? तो आप लोग 25% के मालिक हुए कि नहीं हुए? हाँ ना बोलेंगे? Yes. चारों के Yes, चारों sir. 25% के मालिक हो गए। Yes, sir. कंपनी को पैसा रेज करना है, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने और शेयर्स इशू करने का सोचा।
कंपनी ने और शेयर्स इशू करने का सोचा तो कंपनी ने दीक्षा ने कंपनी से और 25 शेयर्स ले लिए। तो अब टोटल शेयर्स कितने हो गए कंपनी के? 125। 125। Yes. हाँ, अब महक आपका कंट्रोल कितना परसेंट रहा कंपनी में? 20% हो गया Yes. है ना? पहले आप 25% की मालिक थी, अब आप कितने परसेंट की मालिक हो? 20. भी तो आपका कंट्रोल कम हुआ कि नहीं हुआ? Yes. तो यही प्रॉब्लम आती है। देवांश समझा बेटा? दीक्षा समझा? यस सर। तो जब आप इक्विटी शेयर्स और इशू करोगे तो क्या होगा? आपके इक्विटी शेयर्स इशू करने से आपका जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई ये नहीं चाहता उसका कंट्रोल डाइल्यूट हो, तो वो क्या प्रेफर करेंगे? वो ये प्रेफर करेंगे कि कंपनी लोन बेस्ड जाए, ना कि शेयर बेस्ड। समझ में आया क्या? सर बट ये तो उन पे थोड़ी डिपेंड करता है, ये तो कंपनी पे डिपेंड करता है, उनका डिसीजन है ना कि वो कौन सा हाँ, बेचना है। कंपनी में शेयर होल्डर्स को खुश रखना जरूरी है कि नहीं है? ओके, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर एग्जैक्टली। ओके। अब जैसे को बड़ी बड़ी कंपनीज में जो अपन बोलते हैं ये जो जैसे अपन रिलायंस बोलेंगे तो उसमें अंबानी फैमिली के पास होगा ना मेजर चंक शेयर का, होगा कि नहीं होगा दीक्षा? हाँ, तो समझ लो कि अभी सपोज उनके पास 51% शेयर होल्डिंग है फैमिली के पास मिला के, उन्होंने और इशू कर लिया, उन्होंने खुद ने नहीं खरीदा, किसी और ने खरीद लिया, तो उनकी 51% से होल्डिंग कम हो जाएगी, तो बाकी सारे इकट्ठा होकर उनके ऊपर ओवर पार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो यही नहीं होना चाहिए, इसीलिए कभी कभी डेट बेस इक्विटी बेस की जगह डेट बेस जाया जाता है। ये देखो कंपनीज जिनको डर है किस चीज का? टेक ओवर का। भाई अगर किसी ने ज्यादा शेयर्स ले लिए और सबके मिला के 51% हो गया तो फिर मेरी कंपनी में नहीं चलेगी, मेरे कंट्रोल कंपनी से चला जाएगा। तो इसीलिए ऐसी चीजों का जब डर होता है तो लोग डेट बेस्ड जाते हैं। समझ में आया सबको? पीयूष, देवांश? यस सर। Next is state of capital market. Health of capital market may also affect the choice of fund. During the period when stock market is rising, people invest in equity. जब stock market ऊपर चढ़ रहा है तो लोग shares लेने में invest करेंगे, लोग चाहेंगे हम shares में invest करें, तो आप easily अपना equity base जा सकते हो, लोन बेस नहीं जाओगे। लेकिन जब स्टॉक मार्केट डाउन है, आपके कोई शेयर्स लेगा ही नहीं, तो क्या होगा? आपके पास पैसा ही नहीं आएगा, क्योंकि आप पब्लिक के पास जाओगे शेयर बेचने, कोई खरीदेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों को ट्रस्ट ही नहीं आएगा कि भाई अभी तो एक शेयर मार्केट डाउन हो रहा है, अभी क्या कंपनी के शेयर्स खरीदे अपन, तो कोई खरीदेगा नहीं। तो ऐसे केस में उनको पर्पसली डेट बेस जाना पड़ता है। समझ में आया सबको? महक, देवांश, शिवम? यस सर। Yes. यस सर। थर्ड टाइप ऑफ डिसीजन जो अपन ने देखे थे वो क्या था? डिविडेंड डिसीजन। The important decision that every financial manager has to take relates to the distribution of dividend. Dividend, a dashed portion of profit which is distributed to shareholders. The decision involved here is how much of profit earned by the company is to be distributed to the shareholders, and how much of it should be retained in the business. While dividend constitutes the current income, reinvestment as retained earning increases the firm's future earning capacity. The extent of retained earnings also influences the financing decisions of the firm. Since the firm does not require funds to extent of reinvested earnings, the decision regarding dividend should be taken keeping in view the overall objective of maximizing the shareholders' wealth. सर आपने इतना सारा पढ़ा, हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। अपन ने लास्ट ईयर पढ़े थे, आप लोगों को ध्यान होगा या नहीं होगा मैं बताता हूँ। अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंपनी को प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है? प्रॉफिट हुआ, उसमें से टैक्स कटता है, उसके बाद आपको मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सबको याद है? याद है? यस सर। हाँ, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपके पास कट के आता है, मतलब बचता है, उसमें से एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाता है और एक हिस्सा आपके पास बचता है किसमें? रिटेन्ड अर्निंग्स के तौर पे। सबको याद है? यस सर। हाँ,
अच्छा, अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यदि सोचोगे, अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे तो आप क्या, कंपनी क्या सोचेगी कि ज्यादा से ज्यादा वो रिटेन करने की कोशिश करें। वो ज्यादा से ज्यादा अगर वो खुद के पास रिटेन करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब कुछ नया प्रोजेक्ट लेते रहेंगे तो उनको क्या फायदा रहेगा, उनको ये फायदा रहेगा कि उनको लोन नहीं लेना पड़ेगा, खुद से, खुद के पास ही पड़े हुए पैसे काम में आ जाएंगे। राइट, समझ में आया? यस हाँ सर। हाँ, तो जब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपन क्या करें, अपन लोग रिटेन करने की कोशिश करें। लेकिन शेयर होल्डर की आप इच्छा के हिसाब से सोचोगे तो शेयर होल्डर को डिविडेंड चाहिए रहेगा कि नहीं चाहिए रहेगा? चाहिए रहेगा कि नहीं चाहिए रहेगा? चाहिए रहेगा। हाँ, तो कंपनी को क्या करना है, कंपनी को दोनों चीजों का ध्यान रखना है, कंपनी को डिविडेंड भी देना है एंड कंपनी को रिटेन भी करना है। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं एक ऐसे प्रोपोर्शन पे डिविडेंड और रिटेन अर्निंग्स रखूं कि मेरे शेयर होल्डर्स की ओवरऑल वेल्थ को मैक्सिमाइज होना है। ठीक है, तो अब आपके डिविडेंड के फैक्टर्स को अफेक्ट करने वाले डिसीजन को, डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से अपन चेक करेंगे। अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, अगर आपकी अर्निंग्स ज्यादा है तो डिविडेंड दे ज्यादा है, अर्निंग्स कम है तो डिविडेंड कम है। कई बार कंपनीज लॉस में भी आती है तो डिविडेंड नहीं भी देती है। कंपनीज एक्ट ने कभी भी नहीं बोला कि डिविडेंड मेरे को आपको देना जरूरी है। कंपनीज एक्ट के हिसाब से आप डिविडेंड दो नहीं दो ये डायरेक्टर की इच्छा के अनुसार होगा। समझ में आया? डायरेक्टर्स ने सोच लिया कि डिविडेंड बांटेंगे तो बांटेंगे, डायरेक्टर्स ने सोचा इस साल डिविडेंड नहीं बांटना है तो आप नहीं बांटोगे। डिविडेंड बांटना इज नॉट मैंडेटरी। तो आपकी अर्निंग्स, करंट अर्निंग्स और पास्ट अर्निंग्स के बेसिस पे डिसाइड होता है कि अमाउंट अपने को डिविडेंड कितना देना है। अगर आपके पास करंट अर्निंग्स ज्यादा, आपकी कमाई ज्यादा होगी तो आप ज्यादा डिविडेंड देंगे, अगर आपकी कमाई कम है तो आप कम डिविडेंड देंगे। दूसरा, स्टेबिलिटी अर्निंग्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अ कंपनी हैविंग स्टेबल इनकम, स्टेबल अर्निंग इज बेटर पोजीशन टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड्स एज अगेंस्ट अ कंपनी हैविंग अनस्टेबल इनकम, अनस्टेबल अर्निंग इज लाइकली टू पे स्मॉलर डिविडेंड। अगर आपको मालूम है आपकी इनकम फ्लक्चुएट होने वाली है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम, तो ऐसे केस में आपको एक छोटा अमाउंट डिविडेंड का फिक्स करना चाहिए। क्यों? ये इसलिए ताकि लोगों को ये जिगजैग महसूस नहीं होना चाहिए। आपकी इनकम समझ लो, आपके जब बूम करता है मार्केट तो आप 30% कमाते हो, और आपके जब गिर जाता है मार्केट तो आप 7% कमाते हो। तो बेटर विल बी कि आप डिविडेंड 5% पे बांटो, क्योंकि आप मेंटेन कर सकते हो। तो स्टेबिलिटी अर्निंग्स रहेंगी तो आप ज्यादा इनकम दे सकते हो, अगर आपका डिविडेंड बांट सकते हो। अगर आपकी इनकम स्टेबल नहीं रही तो आप ज्यादा डिविडेंड नहीं बांट पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको खुद को ही नहीं मालूम कि आपके पास कितना रहने वाला है। नेक्स्ट फैक्टर इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। अब कंपनीज का जनरली ट्रेंड रहता है कि जो डिविडेंड पर शेयर वो बांटते हैं, वो डिविडेंड पर शेयर वो स्टेबल बांटे। जैसे एक साल मैंने 10% बांटा तो दूसरे साल भी मैं 10% ही बांटू, तीसरे साल भी 10% बांटू, चौथे, मतलब वो चाहते हैं कि मेरे फायदे या नुकसान कुछ भी हो, कम से कम मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मैं 10% डिविडेंड सबको, शेयर होल्डर्स को बांट सकूं, 10% डिविडेंड बांट सकूं। ऐसा कंपनी का एम रहेगा। तो जब उनकी अर्निंग बहुत ज्यादा भी होगी ना तो भी वो अपनी ज्यादा डिविडेंड नहीं बांटेंगे, वो बेसिक डिविडेंड है उतना ही बांटेंगे। क्यों? क्योंकि उनको स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना है। ये स्टेबिलिटी मेंटेन क्यों करके रखना है? क्योंकि आपके इन सब हरकतों से शेयर होल्डर्स अंदाजा लगा देते हैं कि कंपनी की हालत क्या है। आप समझ लो, यदि कंपनी अपनी प्रॉफिट के हिसाब से डिविडेंड बांटती तो जिस साल बहुत अच्छा डिविडेंड आया उस साल सबको पता चला कंपनी की हालत अच्छी है, लेकिन जिस साल डिविडेंड गिरा तो शेयर होल्डर्स अंदाजा लगा लेते हैं कि भैया कंपनी की हालत अंदर से अच्छी नहीं है, तो वो सब अपने शेयर वापस निकाल के बेचना चालू कर देंगे, जिससे उसकी शेयर प्राइस गिर जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आपका डिविडेंड, आप डिविडेंड में, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है तो आपकी पोजीशन भी ठीक रहेगी। नेक्स्ट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। कंपनीज जिसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अच्छी है वो ज्यादा पैसा रिटेन करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आगे फाइनेंस रेज करने में इजी होने वाला है। अगर खुद के, मेरे पास खुद का पैसा पड़ा है तो मेरे को बाहर कम पैसा उठाना पड़ेगा, राइट? डिविडेंड इन ग्रोथ कंपनीज इज देयरफॉर स्मॉलर। तो जो आप कभी नोटिस करना, जो कंपनी ग्रो हो रही है, जिनकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा है, वो इनिशियली बहुत कम डिविडेंड बांटते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा रिटेन कर सकें। क्यों? क्योंकि ज्यादा पैसा रिटेन करेंगे तो बाहर का पैसा कम लेना पड़ेगा, बाहर का कम पैसा ले लेंगे तो हमको चुकाना भी कम पड़ेगा। समझ में आया सबको? Yes. नेक्स्ट पॉइंट इज कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपके कंपनी में फ्रीक्वेंट कैश इनफ्लो होता है, बहुत इजीली कैश इनफ्लो एकदम फिक्स
कैश इनफ्लो होता है या इजीली आप इनफ कैश मेंटेन कर सकते हो डिविडेंड देने के लिए, तो आप अच्छा डिविडेंड दोगे। लेकिन आपको लगता है कि एक साल मेरे पास बहुत अच्छी कैश या बैंक में पैसा रहता है और एक साल मेरे पास कुछ नहीं रहता है, तो आप प्रेफरेबली थोड़ा कम डिविडेंड ही दोगे। नेक्स्ट, shareholders preference. While declaring dividends, management must keep in the mind the preferences of shareholders in this regard. If shareholders in general desire that at least certain sum is paid as dividend, companies are likely to declare the same. There are always some shareholders who depend upon regular income from their investment. मैंने ऐसे shareholders अब तक देखे नहीं है जो dividend income पे rely कर रहे हैं कि मेरी dividend income आएगी उससे मेरा गुजारा होगा, बट ठीक है कुछ तो होंगे ही, अपन ने नहीं देखा तो क्या होता है। तो शेयर होल्डर की प्रेफरेंस को देखना चाहिए कंपनी ने ये नोटिस करना चाहिए कि जो मेरे शेयर होल्डर्स है, जो मेरे मालिक है, उन लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है डिविडेंड के तौर पे, तो उतना कंपनी ने देने की कोशिश करनी ही चाहिए। लास्ट पॉइंट है क्या? नहीं लास्ट नहीं, बहुत सारे पॉइंट है इसमें। जी पॉइंट नंबर जी, टैक्सेशन पॉलिसी। आपको मालूम है डिविडेंड पे भी टैक्स लगता है आपके कंट्री में, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोलता है। तो आपको द चॉइस बिटवीन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटेनिंग इनकम इज टू सम एक्सटेंट अफेक्टेड बाय द डिफरेंस in the tax treatment of dividends and capital gains. If tax on dividend is higher, it is better to pay less way of dividends as compared to this. Higher dividends may be declared if tax rates are relatively lower. तो अगर डिविडेंड पे लगने वाला टैक्स आपका ज्यादा है तो आप कम डिविडेंड देंगे। अगर डिविडेंड पे टैक्स, डीडीटी बोलते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अगर वो टैक्स आपका कम है तो आप ज्यादा डिविडेंड बांट सकते हो। नेक्स्ट, stock market reaction. Investors in general view an increase in dividend as good news and stock prices react positively. अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया इसका मतलब लोग मुतमईन हो जाते हैं एकदम कि भाई कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो स्टॉक मार्केट उसके फेवर में रिएक्ट करता है, उसके शेयर की प्राइसेस शेयर मार्केट में उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है। शेयर मार्केट में प्राइस बढ़ेगी तो आपकी वेल्थ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलो। बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। और शेयर मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोलो बच्चों। Next, legal constraints. Certain provision company acts place restrictions on payouts of dividend. Such provision must be adhered to. अब यदि आपके कभी कुछ लॉ कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजन के हिसाब से आप फिलहाल डिविडेंड नहीं दे सकते, तो आपको वो सारे प्रोविजंस को भी फॉलो करना है। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, कई बार आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो कि भाई ठीक है, मैंने जब तक मैंने तेरे से लोन लिया है तो जब तक मैं तेरा लोन नहीं चुका देता तब तक मैं किसी को डिविडेंड नहीं दूंगा। ऐसा यदि आपने किसी साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रोहिबिट किया गया है तो आपको वो प्रोहिबिशन भी ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, बड़े बड़े लेंडर्स होते हैं, वो लेंडर्स क्या कंडीशन रखते हैं आपके साथ कि मैं तेरे को तभी लेंड करूंगा कि भाई जब तक तू मेरा पैसा नहीं चुकाता तब तक तू डिविडेंड और ये सब अलाने फलाने फालतू के खर्चे नहीं करोगे। तो जब तक आप फिर उनका एक हिस्सा, एक इंस्टॉलमेंट, इनफैक्ट पूरा लोन नहीं चुका लेते, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हुआ है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया उस कॉन्ट्रैक्ट में यदि कोई कंस्ट्रेंट्स है कि डिविडेंड नहीं दे सकते तो आपको वो भी कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया? इट कैन बी डेफिनेटली अ 6 मार्क क्वेश्चन। सब लोग प्लीज इसको चेक करेंगे। मैं आपको दे रहा हूँ, एक बार भेज रहा हूँ, आप लोग फटाफट हेडिंग्स देखेंगे इसकी। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज थोड़ा स्मॉल करके एक बार आप हेडिंग्स पढ़ेंगे। एक बार ये हेडिंग्स हो जाएगी तो मुझे आप बताएंगे, मैं चेंज कर दूंगा।